हेलो और नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हमारे सामने जो है चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी को स्टार्ट कर चुके हैं और ये जियो की यानी कि भूगोल की एनसीईआरटी चल रही है क्लास 6 की। इससे पहले जो है हमने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो चैप्टर है उनको कवर किया था और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे जानी थी। सिर्फ इन 3 चैप्टरों से ही मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो मैंने आपको एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करके दिखाया था। और वो बस इसलिए था ताकि आपको जो है एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस समझ में आए। और मैं अपने चैनल पर सिर्फ एनसीईआरटी की समरी है उसको ही नहीं कवर कर रहा हूँ, इससे बनने वाले जो नोट्स हैं मैं उनको भी शेयर करता हूँ हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर, जो कि हमारे इस चैनल का नाम है। आप वही जो है टेलीग्राम पर आप सर्च करिए, वहाँ पर जो है आपको इसके नोट्स जो हैं, हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप जो है हमारी इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको वैसे ही काफ़ी कुछ याद हो जाएगा, लेकिन आपको बाद में याद रखने के लिए जो है नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको नोट्स भी वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज़रूर विजिट करें। और अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी थोड़ी सी भी पसंद आए, आपको हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे जो है हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि हम जो है इस पर मेहनत कर सकें, हम आपके लिए अच्छा कंटेंट ला सकें और भी बेहतर तरीके से हम आपको चीज़ों को समझा सकें और बता सकें। बस इसीलिए अगर पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इस सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है इसका नाम है मानचित्र, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में मैप भी कहते हैं। तो मैप के ही बारे में जानेंगे, क्योंकि मैप का जो है भूगोल में बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। तो मैप को जानना बहुत ही ज़रूरी है और ये चैप्टर भी है हमारा अगला। तो मैप के बारे में बताया क्या जा रहा है? तो मैप के बारे में बता रहे हैं कि आप पिछले अध्याय में ग्लोब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पिछले जो अध्याय था उसमें हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने ग्लोब से जो देशांतर, अक्षांश, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब बता रहे हैं कि मानचित्र जो है एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो है मानचित्र को हम कह सकते हैं कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। अब चपटी हुई सतह क्या होती है? जैसे कि आपको पता होगा 2D और 3D। ठीक है, आपको 2D और 3D के बारे में पता है। अगर आप किसी कागज पर कोई रेखा खींचते हैं, किसी फर्श पर कोई रेखा खींचते हैं, वो जो है एक चपटी हुई चीज पर रेखा होती है। ठीक है, तो उसी चीज को जो है हम चपटी हुई रेखा कहते हैं। और उस खींची हुई रेखा से किसी जगह का जो हम नक्शा बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मानचित्र। ठीक है, तो किसी चपटी हुई सतह पर खींची गई रेखा से किसी का नक्शा जैसा या किसी की दिशा स्थिति के बारे में बताना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मानचित्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों? मानचित्र कहलाता है। मानचित्र की हमारे दैनिक जीवनों में काफ़ी उपयोग भी होता है। एटलस वगैरह ये सारी चीज़ें जो है हमको दिशा बताते हैं, हमको दूरी के बारे में बताते हैं, तो इन सब चीज़ों का जो है प्रयोग होता है। अब बता रहे हैं कि मानचित्र होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो मानचित्र जो होते हैं वो 2-3 प्रकार के होते हैं मेनली। जो हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी है वो हमको 3 प्रकार के मानचित्र के बारे में बताती है। तो पहला है भौतिक मानचित्र, दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र को हम लोग जो है फिजिकल मैप भी कहते हैं और राजनीतिक मानचित्र को जो हम लोग पॉलिटिकल मैप भी कहते हैं। मैं आपको बाकी सारे मैप भी दिखाऊंगा। और तीसरा जो मानचित्र है वो है थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र या थीमेटिक, हिंदी में थीमेटिक इसको हल्का सा पढ़ते हैं, तो थीमेटिक मानचित्र होता है। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र। तीसरा मानचित्र कौन सा है? थीमेटिक मानचित्र। ठीक, अब भौतिक मानचित्र के बारे में जान लेते हैं। तो भौतिक मानचित्र जो है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर और झीलें वगैरह, इन सारी चीज़ों को जो है दर्शाता है। और वो ऐसा मानचित्र क्या कहलाता है? ऐसा मानचित्र कहलाता है भौतिक या उच्चावच मानचित्र। अब देखिए, हमको भौतिक मानचित्र का भी दूसरा नाम मिल गया। दूसरा नाम क्या है हमारे मानचित्र का? उच्चावच मानचित्र। अब प्रश्न भौतिक मानचित्र से नहीं पूछेगा, प्रश्न बनेगा कि उच्चावच मानचित्र में किन चीजों को दर्शाया जाता है। कई सारे ऑप्शंस दे देगा, राज्य है, नगर है, शहर है, गांव है, पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, मैदान है। तो आपको तो भौतिक मानचित्र पता है। ठीक है, और इस हिसाब से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको भौतिक मानचित्र का दूसरा नाम उच्चावच मानचित्र पता है तो आप सीधे सीधे जान जाएंगे कि दोनों एक ही मानचित्र हैं
और आप जो है अपना आंसर जो है एकदम सही करके आएंगे। तो यही फ़ायदा होता है हमको एनसीईआरटी पढ़ने का। और अगर हम कोई और बुक्स से पढ़ रहे हैं उसमें इतनी डिटेल्स में चीज़ें नहीं दी होती हैं, लेकिन क्या है हमारी सोच यही होती है कि क्लास 6 के बुक में हमको ऐसा क्या मिल जाएगा, इसलिए हम उसको वर्थलेस समझते हैं। लेकिन वो जो है वर्थलेस बिल्कुल नहीं होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की चीज़ होती है। ठीक है। तो भौतिक मानचित्र में क्या पाया जाता है? तो भौतिक मानचित्र में पता है हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। नदी, पर्वत, पहाड़, पठार, झीलें, नदी, महासागर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है हमको भौतिक मानचित्र में मिलती हैं। अब बात आती है राजनीतिक मानचित्र के बारे में। तो राजनीतिक मानचित्र को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल मैप। क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल मैप। और जो है अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप जो है कुछ चीज़ों को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको उसके इंग्लिश मीनिंग जाननी बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम से नहीं चल सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान करेगा। क्योंकि चीज़ें जो है कभी कभी राजनीतिक मानचित्र के बजाय वो सीधे ऐसे लिख कर दे देंगे। ठीक है, वो नहीं लिखेंगे राजनीतिक मानचित्र या इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, वो सीधे लिख देंगे पॉलिटिकल मैप। ठीक है, वो सीधे सीधे पॉलिटिकल मैप लिख देंगे और तब आप जो है कहीं ना कहीं आप चक्कर में फंस जाएंगे कि आपको इसके बारे में पता ही नहीं होगा, आपने तो राजनीतिक मानचित्र पढ़ रखा था। तो राजनीतिक मानचित्र में क्या क्या चीज़ें हमको मिलती है? तो राजनीतिक मानचित्र में हमको राज्य, नगर, शहर और गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं राजनीतिक मानचित्र। अब राजनीति से ही आप समझ आइए कि पॉलिटिकल, अगर आप किसी देश का, किसी एरिया का नक्शा अगर आप बता रहे हैं, ठीक है, जैसे बता रहे हैं ये फलाना शहर है और ये दूसरा शहर है, ये उसकी सीमा है। तो ऐसे जो मानचित्र होते हैं जिसमें राज्य की सीमा बताई जाती है, नगर की सीमा बताई जाती है, शहर की सीमा बताई जाती है, गांव की सीमा बताई जाती है, या विश्व के विभिन्न देशों की जो सीमाएं बताई जाती हैं, तो उनकी सीमाओं को दर्शाने का जो मानचित्र कार्य करता है, तो वो कौन सा कार्य करता है? वो करता है राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, राजनीतिक मानचित्र का क्या कार्य होता है? नगर, राज्य, देश, शहर, गांव, इन सब की देशों की जो भी चीज़ों की जो सीमाएं दर्शाता है वो दर्शाने का काम करता है राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, अब आते हैं अगले मानचित्र की तरफ, थीमेटिक मानचित्र। आपने इन दोनों मानचित्र के बारे में तो देखा होगा, जाना भी होगा, लेकिन थीमेटिक मानचित्र क्या होता है ये हमने देखा है, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि ये थीमेटिक मानचित्र है। तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र का जो एक एग्जाम्पल है, मैं इसमें क्योंकि इस चैप्टर में नहीं दे रखा है, मैंने एक पिक डाउनलोड की है तो मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये है भारत में जो है वर्षा यानी कि रेनफॉल वाला जो टेंडेंसी जो होती है उसका मानचित्र दिखा रहा है। तो आपने ऐसे कई मानचित्र देखे होंगे जिसमें दिखाते हैं कि देखिए ये हरा वाला जो एरिया है इसमें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर वर्षा का जो है परसेंटेज वो 10% है, नीले वाला जो है वो 12% है, और रेड वाला जो है यहाँ पर 68% है। तो इस तरह की जो खासकर कुछ चीज़ों को ही, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को दर्शाते हैं, वो ना तो नगर, पहाड़, नदी, महाझील और सागर और गांव, शहर, ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। वो बस कुछ जो होती है कुछ विशेष चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे ये मानचित्र सिर्फ और सिर्फ वर्षा का कहाँ पर कैसा घनत्व है, किस तरह से बारिश हुई है, कितनी बारिश हुई है, उसको दर्शाने के लिए है। ठीक है, एक और मानचित्र है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, एक और मानचित्र को भी मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये मानचित्र है किस चीज़ का? ये मानचित्र है भारत में जो वन है उनका। तो यहाँ पर पहले ही दे रखा है कि जो डार्क पर्पल में है वो जो है मैंग्रोव वन है। ठीक है, तो मैंग्रोव वन कहाँ पर होते हैं? दलदली जो एरिया होता है वहाँ पर होते हैं। फिर लाइट ग्रीन कलर का जो है वो स्क्रब है। ठीक है, जो ज़्यादा पिंक कलर का वो ओपन फॉरेस्ट है, जैसे कि ये सारे ओपन फॉरेस्ट हैं। जो ग्रीन कलर में दे रखा है तो ये सारे घने जंगल हैं। तो ये सारी स्थिति बता रहा है। तो यहाँ पर जंगल की देखो, यहाँ पर लिखा भी है फॉरेस्ट मैप। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ भारत पे जो जंगल हैं उनके बारे में बता रहा है। ये मानचित्र का जो स्पेसिफिक एरिया ये नहीं बताने का है कि ये कौन सा राज्य है, कौन सा वो है, लेकिन जो यही ऐसे जो मानचित्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र या फिर थीमेटिक मानचित्र। अब मानचित्र के जो घटक होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अगर मानचित्र कोई भी हो उसमें हम इन तीनों चीज़ों के बिना जो है मानचित्र को अच्छे से नहीं समझ सकते। पहले तो आ गई दूरी, फिर आ गई दिशा, और तीसरा हो गया हमारा प्रतीक। कि हमको पहले तो ये पता हो कि कोई चीज़ कहाँ से कितनी दूरी पे है, और वो जो चीज़ है वो अपने आप में कितनी बड़ी है। ठीक है, फिर वो किस दिशा की तरफ है।
तो ये दिशा भी जानना बहुत जरूरी होता है मानचित्र में। और प्रतीक, अब ऐसा तो है नहीं कि हम हर मानचित्र में जो है कुछ ना कुछ लिख दें कि ये फलाना जंगल है, ये नदी है, ये पहाड़ है। तो हम लोगों ने क्या है, हम लोगों ने प्रतीक भी देखे होंगे, जैसे ट्रेन के लिए ऐसे ऐसे करके दिखा देते हैं, सड़क के लिए सीधे ऐसी लाइन दिखा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपने मानचित्र बहुत से देखे होंगे। प्रतीकों में ये भी आ जाता है कि अगर कहीं पर नदी है तो उसको हम लोग नीले रंग से दिखाएंगे, ठीक है, जंगल है तो हरे रंग से दिखा देंगे। तो और कहीं पर अगर पहाड़ी एरिया है तो उसको हम लोग थोड़ा सा ब्राउन कलर में दिखा देंगे। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं प्रतीक होती हैं, इससे जो हम मानचित्र के अंदर क्या है वो चीज़ें हमको आसानी से पता चल जाती हैं। अब जो उसके घटक थे उसमें पहला घटक दूरी था, तो दूरी के बारे में भी बता देते हैं। तो बता रहा है कि मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, ठीक है। तो मानचित्र जो होते हैं हमेशा छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। अगर एक शहर का अगर मानचित्र बनाना है तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे, अगर कोई शहर जो है जैसे उसकी लंबाई 6 किलोमीटर लंबा है और जो चौड़ाई है वो 3 किलोमीटर चौड़ाई है, तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे। कागज़ पर मानचित्र को बनाने के लिए पहले हम 6 किलोमीटर लंबा कागज़ लाएं, फिर हम 3 किलोमीटर चौड़ा भी कागज़ लाएं, तो इस तरह से नहीं करते हैं। हम बस एक पैमाना मानते हैं, ठीक है। तो उसमें पैमाना मानने की जैसे चीज़ें बताई गई हैं, ये अक्सर जो है हम लोग दूरी को, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा दूरी है तो 10 किलोमीटर बराबर जो है हम लोग 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। कि अगर कोई जो चीज़ है 10 किलोमीटर, अगर वो दूरी को हम बहुत लंबा नाप रहे हैं, 100 किलोमीटर की दूरी को अगर हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है बराबर 10 किलोमीटर की हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम सिर्फ 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और उसमें हम जो है 100 किलोमीटर की जो दूरी में जो बीच बीच में जो चीज़ें पड़ती हैं उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जो है मानचित्र बनाते हैं और उसमें दूरी का जो है निर्धारण करते हैं, दूरी का जो है हम लोग आरेखण करते हैं, ठीक है। ये इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं। अब कुछ पैमाने, जैसे यहाँ पर भी इन्होंने ये एग्जाम्पल दे रखा है कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर बराबर जो है 500 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि अब विश्व के किसी देश को, महाद्वीप को अगर हम दर्शा रहे हैं तो उसमें भी है, तो हम लोग 500 किलोमीटर को जो है 5 सेंटीमीटर के हिसाब से जो है हम लोग मान लेते हैं, तो ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, ठीक है। तो जो ऐसे मानचित्र होते हैं इनको क्या कहते हैं, इनको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। ये देखिए, ये जो है हमारे सामने एक मानचित्र है, ठीक है। ये हमारे सामने एक मानचित्र है, इसमें जो है दिशा और सारी चीज़ें बताई गई हैं। पेड़ को इस तरह से चिन्हित किया गया है, खेल के मैदान को इस तरह से चिन्हित किया गया है, विद्यालय को सिर्फ इन्होंने ब्लू कर दिया है, फलोद्यान, करीम का घर, शीला का घर, विकास का घर, दुकानें, तो ये सारा जो है इसमें ये चीज़ें दिखाई गई हैं। कुआं के लिए इस तरह से शो कर दिया गया है। तो एक छोटा सा मानचित्र था हमको दर्शाने के लिए। अब बात आती है दिशा की, और दिशा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मानचित्र के पर्सपेक्टिव से भी और दिशा से जो है प्रश्न बनते हैं। इसमें पूछा जाता है प्रधान दिक्बंधु क्या होता है और दिक्सूचक क्या होता है। तो ये नाम जो पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में जब आ जाता है तो हम बस हाँ करके रह जाते हैं, लेकिन ये जो है इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो समझिए, इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। तो अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, ठीक है। तो अधिकतर मानचित्रों में दाहिनी तरफ जो एक तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर जो है ऊ लिखा होता है। और ऊ का मतलब क्या होता है, देखिए ये तीर बना है, एक सीधी लाइन गई है, यहाँ पर ऊ लिखा है, इस ऊ का मतलब क्या है, उत्तर, ठीक है। ऊ लिखा होता है, यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है और उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। अब इन्होंने जो है सिर्फ उत्तर रेखा के बारे में क्यों कहा है, तो उत्तर रेखा के बारे में भी जो है एक रीज़न है। सबसे पहले उन्होंने बता तो वो पूर्व भी सकते थे, पश्चिम भी सकते थे, लेकिन उत्तर रेखा के बारे में ये जो है कहीं ना कहीं हमको चैप्टर नंबर 1 की याद दिलाते हैं, जिसमें हमने जो है ध्रुव तारे के बारे में पढ़ा था कि ध्रुव तारा जो है रात को देखा जाता है। अगर हमको रात में जो दिशा का अंदाज लगाना है तो हम लोग ध्रुव तारे से जो है दिशा का अंदाज लगा सकते थे, ठीक है। तो उन्होंने सीधे सीधे हमको वो याद कराने के लिए उत्तर के बारे में इसमें दर्शाया है, ठीक है। तो अगर हमको उत्तर या कोई सी भी एक दिशा अगर पता चल जाए तो हम बाकी की दिशाएं आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। उत्तर के जस्ट अपोजिट में कौन सी दिशा होती है, तो जस्ट अपोजिट में होती है दक्षिण दिशा। और उत्तर की अगर उत्तर की तरफ चेहरा होगा तो हमारे राइट साइड में क्या होगी, पूर्व दिशा, और लेफ्ट साइड में क्या होगी, पश्चिम दिशा। तो अगर आपका चेहरा उत्तर की तरफ है तो आपके दाहिने साइड में होगी पूर्व दिशा और बाएं साइड में होगी पश्चिम दिशा, ठीक है।
अब इसमें बता रहे हैं कि जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। और 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, ठीक है। तो हमारी कौन सी मुख्य दिशाएं होती हैं? तो 4 मुख्य दिशाएं मानी गई हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो वे प्रधान दिग्बंधु कह जाते हैं। तो जो ठीक है, तो ये जो है ये क्या कहलाते हैं? जो हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं, ठीक है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ये क्या कहलाती हैं? ये जो है प्रधान दिग्बंधु कहलाती हैं, ठीक है, दिग्बिंदु कहलाती हैं। इन दिशाओं को क्या कहते हैं? जो हमारी जो 4 मुख्य दिशाएं होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? याद कर लीजिए आप, पूर्व प्रमुख प्रधान दिग्बिंदु उनको कहते हैं। और अब इन चारों दिशाओं के बीच में जो कुछ दिशाएं भी मौजूद होती हैं, ठीक है, इन चारों दिशाओं के बीच में भी कुछ दिशाएं जो होती हैं मौजूद होती हैं। वो कौन कौन सी दिशाएं होती हैं? जैसे पूर्व और उत्तर के बीच के मध्य के भागों के क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व कह देंगे या पूर्वोत्तर कह देंगे, ठीक है। अब उत्तर और पश्चिम के मध्य भाग को क्या कहेंगे? तो उत्तर पश्चिम एरिया कहेंगे, ठीक है। और पश्चिम से दक्षिण के जो मध्य भाग होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम दक्षिण पश्चिम एरिया कहेंगे। और जो पूर्व से दक्षिण के मध्य भाग को उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो दक्षिण पूर्व कह देंगे, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी जो है, ठीक है, जो प्रधान जो दिग्बिंदु होते हैं उनके बीच की जो एरिया होता है उसको हम उन्हीं दोनों के नाम से जो है जोड़ करके कह देते हैं, ठीक है। अब बात आती है कुछ दिक्सूचक के बारे में, ठीक है। तो दिक्सूचक के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यह एक यंत्र होता है, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिक्सूचक की सहायता से हम, दिक्सूचक का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो दिक्सूचक का कार्य होता है किसी स्थान की दिशा का पता लगाना, ठीक है। ये प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा यंत्र जो है दिशा का पता लगाने में सहायक होता है? तो क्या हो जाएगा? दिक्सूचक जो है हमको दिशा का ज्ञान कराने में सहायक होता है। तो यह एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से कुछ मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है, जिसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाती है। अगर आपने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी देखी होगी तो उसमें जैक स्पैरो के पास में भी कुछ इसी तरह का जो था, एक वॉच जैसी हुआ करती थी जिसमें वो अक्सर जो है दिशाओं को देखता रहता था, ठीक है। तो यही वो, इसको इंग्लिश में कुछ और कहते हैं लेकिन हिंदी में इसको कहते हैं दिक्सूचक कहते हैं, ठीक है। तो कैप्टन जैक स्पैरो का जो दिक्सूचक है आप उससे याद रखिए, इसको क्या कहते हैं? दिक्सूचक। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है दिशा को दर्शाना, ठीक है। इसके अंदर एक मैग्नेटिक सुई लगी होती है जो दिशा को दर्शाती है। और कौन सी दिशा दर्शाती है? तो वो उत्तर दिशा दर्शाती है, ठीक है। उत्तर दिशा के बारे में बताती है वो सुई। और एक दिशा अगर हमको पता चल गई तो हम बाकी दिशाओं को जो है एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है प्रतीक के बारे में। तो प्रतीक की भी काफी जरूरत होती है यदि यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है, ठीक है। किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है, क्या है? प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों एवं कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों या छायाओं या रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? इनका बस किसी चीज के बारे में बताना होता है, ठीक है, कि ये जो है इसका मतलब ये होता है। जैसे ये हमारे सामने कुछ प्रतीक भी रहे हैं, ठीक है। ये हमारे सामने जो है कुछ प्रतीक हैं। जैसे रेलवे लाइन के लिए प्रतीक क्या होगा? जैसे बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे लाइन की, देखिए ये जो है बड़ी लाइन के लिए है, मीटर लाइन के लिए ये प्रतीक है और रेलवे स्टेशन के लिए ये प्रतीक है। तो इस तरह से जो है रेलवे लाइन का ही प्रतीक है। लेकिन रेलवे लाइन में भी क्या होता है? जैसे कुछ बड़ी लाइन होती हैं, मीटर वाली लाइन होती हैं और रेलवे स्टेशन होता है, तो उनके लिए अलग अलग प्रतीक जो है बनाए गए हैं। सड़कें देखो, ये जो है ये वाला पक्की सड़क के लिए अगर इस तरह से अगर हमको मानचित्र में 2 सीधी रेखाएं खींची हुई मिलती हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? ये सड़क का मानचित्र सड़क को दर्शा रहा है। और कौन सी सड़क को तो दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है पक्की सड़क को। कच्ची सड़क के लिए ये वाला मानचित्र को दर्शाते हैं, जैसे डॉट 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 करके जो है रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं, ये सड़क को दर्शाते हैं। लेकिन किस तरह की सड़क होती है? तो कच्ची सड़क होती है। अब सीमाओं को दर्शाने का कार्य क्या करते हैं? तो जैसे जो सीमाएं हैं हमारी, जो बॉर्डर्स होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो गई तो हमारी इस तरह से दर्शाने का कार्य होता है। जैसे हमारी पाकिस्तान है, चाइना है, बांग्लादेश है, उनके आसपास की जो रेखाएं मिलेगी वो इस तरह से मिलेगी। अब राज्य की सीमाओं को ऐसे दिखाया जाता है। राज्य की सीमाएं भी ऐसे ही होती हैं, लेकिन इसका जो रेखा होती है वो ज़्यादा मोटी होती है और राज्य की जो रेखाएं होती है थोड़ी सी
इसके मुकाबले पतली होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड, इनके बीच की अगर रेखाओं को दर्शाना होगा तो इस तरह से दर्शाते हैं। अब अगर हमें जिले की रेखा को दर्शाना है तो जिले की रेखा के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह से ये नदी हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, नहर हो गया और पुल हो गया, इस तरह से जो है कुछ मानचित्र हैं और उनके प्रतीक हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो बस यही था बेसिकली इसमें बताने का अर्थ। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसमें बता रहे हैं रूढ़ के बारे में। ठीक है, रूढ़, ठीक है, इसको रूढ़ किसे कहते हैं, रूढ़ के बारे में भी इसमें बताया जा रहा है कि मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है। ठीक है, अब ये रूढ़ के बारे में जो है हमको बताएंगे, उसकी जानकारी देंगे। तो अब जो है हम रूढ़ के बारे में जानते हैं। तो ये रूढ़ जो होते हैं ये प्रतीक कहे जाते हैं। ठीक है, ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ठीक है, कुछ रूढ़ प्रतीक जो है चित्र 4.3 जो हम लोगों ने इससे पहले देखा था वो दर्शाए गए थे और विभिन्न रंगों का उपयोग भी किया जाता है। तो जो भी हम लोग प्रतीक को जो है, प्रतीक को हम लोग क्या कह सकते हैं, रूढ़ प्रतीक कहते हैं। ठीक है, रूढ़ प्रतीक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं उसको रूढ़ प्रतीक। तो जैसे उपयोग भी समय भी इसी उद्देश्य से किया जाता है कि उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जो है जलाशय, भूरे रंग का जो है पर्वतों के लिए, पीले रंग का पठारों के लिए और हरे रंग का मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर आपको मानचित्र में ये रंग मिलते हैं तो इसका मतलब वही होगा। नीला रंग जो है वो नदी तालाब के लिए होता है, हरा रंग जो होता है मैदान के लिए होता है, पीला रंग जो होता है वो पठार के लिए होता है, भूरा रंग होता है किसके लिए, भूरा रंग होता है हमारे पहाड़ों के लिए। अब रेखा चित्र के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो रेखा चित्र क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। तो रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। तो यही चीज एकदम याद करने वाली हो गई कि रेखा चित्र जो होता है वो याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, ये पैमाने पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कौन सा पैमाने पर आधारित नहीं होता है तो रेखा चित्र जो है पैमाने पर आधारित नहीं होता है और ये याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र जो है अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आपने अक्सर अपने दैनिक जीवन में जो है महसूस की होगी कि अगर आप किसी के घर जाते हैं और उस एरिया के बारे में नहीं जानते हैं तो ये जैसे सपोज उनका घर है और यहाँ पर जो है किसी दुकान है। ठीक है, यहाँ पर कोई जलेबी की या मिठाई की दुकान है और यहाँ से जो है कुछ रास्ते जाते हैं। इसको मैं किसी और कलर से कर देता हूँ। ठीक है, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। ठीक है, एक रास्ता जाता है ऐसे, ठीक है, और एक दूसरा रास्ता जाता है उस घर से ऐसे। ठीक है, दूसरा रास्ता उस घर से ऐसे जाता है और एक रास्ता जाता है उस घर की तरफ से जो है वो ऐसे जाता है। ठीक है, वो जाता है ऐसे। अब जो है उसको जाना है तो घर पे किस तरह से बता देते हैं कि आपको अगर उस जगह पर जाना है तो आप सीधे से जाके, आप राइट से जाके चले जाइए। तो आपको एक छोटा सा मानचित्र बता देंगे कि आप सीधे से जाइएगा और वहाँ पर चलिए। मान लीजिए यहाँ पर जो है कुछ चौराहे भी, कुछ रास्ते भी बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर बनते हैं तो सीधे सीधे क्या बता देते हैं कि आप सीधे जाइएगा और जो पहला चौराहा पड़ेगा आप उसको क्रॉस कर दीजिएगा, दूसरा क्रॉस कर दीजिएगा और तीसरे से जो है आप राइट टर्न ले लीजिएगा, सीधे पहुंच जाएंगे उस दुकान की तरफ। तो इस तरह से जो क्या नाम याददाश्त के तौर पर जो मानचित्र बनाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको रेखा मानचित्र कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की वो जो होती है पैमाने को नहीं लिया जाता। इसमें ये नहीं बताते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं बताएंगे कि 5 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर होगा। ऐसी चीज़ें इसमें नहीं बताते हैं। वो बस एक सीधे एक आरेख बता देते हैं कि आपको जो सीधे जाना है, फिर राइट मुड़ना है, फिर लेफ्ट मुड़ना है। इस तरह से करके जो ये मानचित्र बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं रेखा चित्र मानचित्र। ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने उसको इतना टाइम लिया आपको समझाने के लिए। अब आते हैं खाका के बारे में। खाका ये शब्द जो है आपने अक्सर जो है कचहरी वगैरह में, कोर्ट वगैरह में, आपने जब भी आप जमीन का लेन देन करते हैं वहां पर आपने इसको सुना होगा। अब इस खाका के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र कहलाता है। ठीक है, एक छोटे क्षेत्र का
बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जिसके जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़े जैसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, इसको खाका कहा जाता है। अब खाका का जो सर्वाधिक प्रयोग जो है वो घर बनाने में किया जाता है। ठीक है, खाका जो है तभी बनाया जाता है कि एक कमरे की, ये जो कमरा है ये 4 मीटर चौड़ा 6 मीटर लंबा होगा और उसके पास में इस तरह से गली खींच जाएगी, तो ये जो पूरा मानचित्र बनाया जाता है एक छोटे से एक बड़े से एरिया का छोटे में। ठीक है, एक छोटे क्षेत्र का आपका घर जो है एक छोटा ही क्षेत्र माना जाएगा, एक राज्य, शहर और देश और महाद्वीप के अनुसार। ठीक है, तो आपका घर जो एक छोटा चित्र होता है, इसका जो बड़ा सा रेखा चित्र अगर हम बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। अब ये जो चैप्टर था ये खत्म हो गया। अब आते हैं इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, और इससे जो है हमको हमारी तैयारी और हमने कितने डेडिकेशन के साथ पढ़ा है वो भी हमको मालूम पड़ जाएगा। अब इस पहला क्वेश्चन है, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो मानचित्र के 3 घटक हैं दूरी, ठीक है, दूरी है, प्रतीक है, ठीक है, दूरी है, प्रतीक है और चिन्ह वगैरह। ठीक है, दूरी, प्रतीक और पैमाना, सॉरी, ठीक है, दूरी, प्रतीक और पैमाना। और पैमाना को ही हम लोग जो है दिशा भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, पैमाना जो है दिशा ही होता है। तो दूरी, प्रतीक और दिशा, ये इसके मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं। अब प्रधान दिग बिंदु कौन सा होता है? तो प्रधान दिग बिंदु मैंने आपको बताया था, जो 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। ठीक है, 4 मुख्य दिशाएं जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होती हैं, तो यही जो है हमारे 4 दिग बिंदु होते हैं। फिर आता है क्वेश्चन, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो मानचित्र के पैमाने से जो है हम एक बड़ी दूरी को जो है छोटी दूरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे 500 किलोमीटर बराबर हम क्या कर देंगे? 1 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर। तो इसी चीज को हम लोग पैमाना मान लेते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। ठीक है, तो ग्लोब की अपेक्षा जो मानचित्र होते हैं वो अधिक सहायक होते हैं। वो क्यों होते हैं? तो ग्लोब जो है वो एक पृथ्वी का स्वरूप है। ठीक है, और ग्लोब जो है पृथ्वी का एक स्वरूप होता है, लेकिन हमारा जो मानचित्र है वो एक एरिया के बारे में, जो दिशा है, दूरी है और पैमाना है, यानी कि प्रतीक है, ये सारी चीज़ों को मिलाकर के बनाते हैं। अगर आप ग्लोब से किसी जगह पर जाना चाहेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे। ग्लोब जो है पृथ्वी का बनाया जाता है, लेकिन अगर आपने ग्लोब कहीं पर भी किसी राज्य का, किसी देश का नहीं देखा होगा, तो इसी वजह से जो है ग्लोब को जो है मानचित्र से बेहतर नहीं माना जाता है, जबकि मानचित्र को जो है ग्लोब से बेहतर माना जाता है। क्योंकि ग्लोब से जो है हम सिर्फ एक पूरी पृथ्वी के बारे में पता करते हैं, लेकिन अगर हमको किसी देश के, किसी शहर के, किसी राज्य के बारे में जानना है तो उसका जो है हमको ग्लोब कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र और खाके के बीच में अंतर क्या है? तो मानचित्र जो है वो जो है एक बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। तो मानचित्र का जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर बड़ी दूरियों को, बड़ी चीज़ों के बारे में बनाया जाता है, लेकिन खाका का प्रयोग जो है वो हम छोटी चीज़ों के नक्शे बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो खाका का प्रयोग जो है अक्सर जो है घर का जो नक्शा बनाते हैं उस समय खाका का प्रयोग किया जाता है। अब कह रहा है कौन सा मानचित्र जो है विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, ये भी आप मुझे कमेंट में करके बताइए, क्योंकि इस चीज़ को मैंने आपको बताया था कि कौन सा मानचित्र जो है विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। फिर आता है प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों का अध्ययन में सहायक होते हैं? तो प्रतीक का जो किस प्रकार से मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं, तो प्रतीक की मदद से जो है हम सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं कि उसमें अगर कहीं पर रोड दिखाई जा रही है, जैसे पक्की सड़क थी, ठीक है, अब एक सड़क के बारे में दिखाया जा रहा है, तो अगर पक्की सड़क होगी तो 2 सीधी रेखा खींच दी जाएंगे, अगर कच्ची सड़क होगी तो छोटे छोटे उसमें बीच में गैप दे दिया जाएगा। तो ये जो है ये हमको सहायता प्रदान करते हैं अब ये दोनों चीज़ें हैं तो सड़क ही, लेकिन कैसी सड़क है इसके बारे में जो है उन्होंने सीधे सीधे बता दिया है कि सीधी लाइन होगी तो पक्की सड़क होगी और टूटी टूटी लाइन होगी वो कच्ची सड़क होगी। तो इस तरह से जो है हमको प्रतीक जो है मानचित्र को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। अब बात आती है टिक मार्क वाले क्वेश्चन के, राइट क्लिक वाले क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के वितरण को, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? तो जहाँ पर वृक्षों के वितरण को मानचित्र दिखाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? थीमैटिक मानचित्र। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वृक्षों के वितरण के बारे में बताया जा रहा है। अगर ये होता कि नगर है, शहर है, क्या कहते हैं,
महाद्वीप है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको हम लोग इंक्लूड करते हैं भौतिक मानचित्र में। अब किसी नगर की सीमा है, राज्य की सीमा है, देश की सीमा है, इसको हम लोग दर्शाते तो राजनीतिक मानचित्र में दर्शाते। अब हमको सिर्फ और सिर्फ वृक्षों का विवरण अगर बताना है तो हम लोग उसमें किस तरह के मानचित्र का प्रयोग करेंगे, उसमें हम लोग प्रयोग करेंगे थीमेटिक मानचित्र का। ठीक है। अब क्वेश्चन है, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? तो नीले रंग का जो इस्तेमाल है जलाशय, जितनी भी जल की चीज़ें होती हैं, चाहे वो नदी हो, नहर हो, झील हो, उसमें जो है नीले रंग का जो है प्रयोग किया जाता है। फिर अब बात आती है दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। तो दिक् सूचक के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि दिक् सूचक का जो प्रयोग जो है मुख्य रूप से दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, दिशा का पता लगाने के लिए हम लोग जो है दिक् सूचक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाना आवश्यक है तो किस लिए आवश्यक है? मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए? पैमाना जो है वो मानचित्र के लिए सहायक होता है। ठीक है, रेखा चित्र के लिए जो है पैमाना सहायक नहीं होता है। इसमें उन्होंने बताया था कि ये पैमाने पर आधारित नहीं होता है बल्कि याददाश्त पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये देखिए कितना टिपिकल क्वेश्चन बन गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यही था हमारा चैप्टर और यहीं पर जो है हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी जो इसका वीडियो चाहिए हो, इसकी पीडीएफ चाहिए हो, तो आप जो है टेलीग्राम पे आप जा सकते हैं और वहाँ से जो इसके वीडियो को जो है पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको ज़रा सा भी सेशन कहीं पर भी पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।